ये जो एक्सट्रैक्ट है, दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ DOPT ऑर्डर ऑफ 2007। सो 2007 के DOPT का एक ये ऑर्डर है, और उसके सहारे हमें समझना पड़ेगा स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है। पहले तो इतना समझ लीजिए कि स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे थे वहीं पे रुक गए। तो पहले क्या होता था, पहले एक पे स्केल होता था, उस पे स्केल में ही आपको पूरी नौकरी करनी है अनलेस अनटिल यू गेट प्रमोशन। अगर प्रमोशन मिलता है तो आपका पे स्केल रिवाइज हो जाएगा, अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसमें आपका 20 साल तक 25 साल तक उसी में आपका बढ़ता रहेगा। एक ऐसा पीरियड आता है, हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, एक ये जूनियर स्केल है, एक पे स्केल पहले हुआ करता था 8,000 टू 13,500। ये जो है पे कमीशन जो 96 में आया था उसके बेसिस पे है ये। तो ये उसमें एक पे स्केल होता है 8,000 से लेकर के 13,500। इंक्रीमेंट फिक्स है कि 275 रुपीज़ पर ईयर इंक्रीमेंट मिलेगा। इस स्केल का मतलब ये है कि आपकी सैलरी यहाँ पर फिक्स की जाएगी 8,000 पे, एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट 275 मिलेगा, और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक आप 13,500 में नहीं पहुँच जाते। अगर आप बदकिस्मती से एक एक साल ये 275 करते करते अगर 13,000 से 500 पर पहुंच गए, तो इसके बाद कोई स्केल नहीं है, इसके बाद आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और इसी को बोलते हैं स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट। अगर प्रमोशन हो गया तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, अगर प्रमोशन हो गया तो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, अगर प्रमोशन हो गया तो आपका पे स्केल यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, अगर प्रमोशन हो गया तो आपका पे स्केल यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्रमोशन नहीं हुआ और यहीं की यहीं आपका पे स्केल जमा रहा तो 13,500 के बाद से यहाँ पर कोई स्केल ही नहीं है। तो जब कोई स्केल ही नहीं है तो आपका इंक्रीमेंट ही बंद हो गया, और जब इंक्रीमेंट बंद हो गया इस कंडीशन में, ये भी हेल्डिंग नहीं है, इस कंडीशन में जब इंक्रीमेंट बंद हो गया तो इसको स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट बोलते हैं। किसी किसी के साथ ये होता है, चाहे जो लोग सीनियरिटी वगैरह लेकर के आते हैं, जो एक सर्विसमैन होते हैं, एक सर्विसमैन रिफिक्सेशन कराते हैं, अपना पे प्रोटेक्शन कराते हैं, तो जितने लोग पे प्रोटेक्शन करा के लेके आते हैं उनका हो सकता है कि 8,000 के बदले उनके 12,000 में चाहे 13,000 में उनका फिक्स हो जाए। फिक्स तो हो जाएगा साहब, लेकिन आपका पे स्केल यही है। इस फिक्स होने के बाद से आपका इंक्रीमेंट नहीं है, बैठे रहिए वहीं पे, आपका पीछे वाले का इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता रहेगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आपने उस पे स्केल के लास्ट पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं, और इसी को स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तब मुझे आगे बताना आसान हो जाएगा। The scale of the pay admissible to a member of the service and the dates with effect from which the said scale shall be deemed to have come into force shall be as follows। ये 2007 का DOPT का ऑर्डर है। जूनियर स्केल यहाँ से होता, उससे सीनियर स्केल 10,000 से शुरू होगा, उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का स्केल 12,750 से शुरू होगा, उसके बाद से सिलेक्शन ग्रेड में जाएगा तो 15,100 से होगा, सुपर टाइम स्केल में 18,400 से होगा। ऐसा इस पर मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर का भी स्केल इधर दिया हुआ है। तो इसमें जैसे ही चाहे जिस किसी भी इस ग्रेड में हो, आप ये सिलेक्शन ग्रेड में है 15,100, एवरी ईयर 400 रुपीज़ एवरी ईयर 400 का इंक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट मिलते मिलते जैसे आप 18,300 पर पहुंच गए तो या तो आपका प्रमोशन होकर के यहाँ पर आप आएंगे तो आपका पे रिवाइज होगा, और नहीं तो प्रमोशन नहीं मिला, इसी से ग्रेड में रह गए तो आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट रुक जाएगा, क्योंकि ये लास्ट पे है उस स्केल का। तो जब लास्ट पे ऑफ स्केल में पहुंच गए और वहाँ से इंक्रीमेंट नहीं मिलता, इसी को बोलते हैं स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया,
गवर्नमेंट के पास एक नया ऑप्शन आया और गवर्नमेंट ने इस 2007 वाला डीओपीटी ऑर्डर में ऐसा किया कि जिनका स्टेग्नेशन हो जाता है यहाँ पर स्टेग्नेशन, यहाँ पर स्टेग्नेशन, यहाँ पर स्टेग्नेशन, यहाँ पे स्टेग्नेशन, जिसका भी स्टेग्नेशन हो गया जिसके भी इंक्रीमेंट रुक गए उसी पे स्केल में, बिकॉज ऑफ रीचिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्केल, ऐसे लोगों को एवरी 3 ईयर पे एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये जो डीओपीटी का ऑर्डर है वो इसी के बारे में है। वो डीओपीटी का जो ये ऑर्डर है वो स्टेग्नेशन समझाने के लिए नहीं है। डीओपीटी का कोई भी ऑर्डर कोई टर्मिनोलॉजी को समझाता ही नहीं है। समझने के लिए आपको किसी न किसी दूसरे रूल्स रेगुलेशन में जाना पड़ता है। स्टेग्नेशन समझाने के लिए मैं इसका सहारा लिया मैंने, तो आपको समझ में आ गया कि ये स्टेग्नेशन है। भगवान न करे किसी का ऐसे स्टेग्नेशन हो, क्योंकि इंक्रीमेंट तो रुक जाता है। डीओपीटी के ऑर्डर के अनुसार एवरी 3 ईयर में एक इंक्रीमेंट इनको दिया जाएगा। ये मेहरबानी है, ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है, उसको मेहरबानी इंक्रीमेंट बोलिए, नॉर्मल इंक्रीमेंट ना बोलिए। तो इसमें लेकर के आया है कि 3 साल कंप्लीट होने पर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा उनके केस में जिनका स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का केस है। ठीक है जी। ड्रॉल ऑफ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच इट इज ड्यू। सो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से इंक्रीमेंट होगा, और इसीलिए 1 जनवरी से होता है, 1 जुलाई से होता है। ये डेट फिक्स है, 20 जुलाई से 20 जनवरी से नहीं होता है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से होगा। The first increment in the case of initial appointment or promotion will be drawn a few days in advance of the completion of 12 months. ये एक डीओपीटी का अलग से ऑर्डर, गवर्नमेंट का अलग से ऑर्डर है और इसका एग्जिस्टेंस अभी कम है। In arriving at the date of next increment, the period to which not count for the increment will be added to the normal date of increment, and if that date falls in the middle of the month, इंक्रीमेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट डे। कहने का मतलब कि बहुत से हमने देखा कि कई से केसेस में विद हेल्डिंग भी हो गया, तो विद हेल्डिंग होने के बाद से कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद से अगर कैलकुलेशन मिडिल ऑफ द मंथ में पहुंचता है तो उनको अगले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए उनको पुश नहीं किया जाएगा। मिडिल ऑफ द मंथ तक पहुंचता है तो भी उनको फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ध्यान रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। If the employee is on leave on the first day of the month in which it is due, it will be drawn from the date of joining after leave. इसीलिए हमारा डिपार्टमेंट जो है एक सर्कुलर इशू करता है और बोलता है थोड़ा लिख करके भेजिए कि 1 जुलाई को कौन कौन प्रेजेंट है, 1 जनवरी को कौन कौन प्रेजेंट है, क्योंकि इंक्रीमेंट लेने के लिए ये कंडीशन डाले हैं कि जिस दिन आप प्रेजेंट हैं, अगर 1 जुलाई को प्रेजेंट है 1 जुलाई को मिलेगा, अगर 5 जुलाई को प्रेजेंट है तो 5 जुलाई से मिलेगा। सो इफ द एम्प्लॉय इज ऑन लीव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ इन विच इट इज ड्यू, इट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर लीव। सो अगर 1 जुलाई को आप छुट्टी में हैं, 2 जुलाई को आते हैं तो 2 जुलाई से ये इफेक्टिव होगा। अगर नेशनल हॉलीडे है, क्लोज हॉलीडे है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 जुलाई एज इट इज रहेगा। इंक्रीमेंट्स विदहेल्ड एज ए पेनल्टी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पेनल्टी। सो जैसे ही 3 साल की पेनल्टी कंप्लीट होती है वैसे ही फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पेनल्टी जो है उसका जो इंक्रीमेंट है वो शुरू हो जाएगा। जिस दिन उसका पेनल्टी 1 ईयर का पेनल्टी था तो 1 ईयर का पेनल्टी जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट डेट से उसका जो इंक्रीमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। सैंक्शन ऑफ इंक्रीमेंट। नो इंक्रीमेंट शैल बी गिवन अनलेस एन इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट इन नेटिव फॉर्म इनक्लोज्ड बाय द ड्राइंग ऑफिसर। सो एक इंक्रीमेंट का ऑर्डर निकाला जाता है और ऑर्डर निकालने के साथ उसको अटैच किया जाता है और उसी के साथ इंक्रीमेंट को
पेमेंट दिया जाता है। एन इंक्रीमेंट वॉच रजिस्टर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है कि इंक्रीमेंट वॉच रजिस्टर भी पहले मेंटेन किया जाता है। टू इंश्योर प्रॉम्प्ट ड्रॉल ऑफ इंक्रीमेंट और ड्रॉइंग ऑफिसर शुड वेरीफाई द सर्विस बुक, सर्विस बुक को भी चेक किया जाता है। सर्विस बुक चेक करने का पर्पस यही है कि कहीं कुछ ऐसे डाइस नन तो नहीं है जिनको इंक्रीमेंट के लिए काउंट करना है, तो इसके लिए उस रजिस्टर को भी चेक किया जाता है। बाकी सब इंक्रीमेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है ड्राइंग डीडीओ ही होते हैं। डीडीओ जो होते हैं वो अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन होता है और उसके अनुसार वो इंक्रीमेंट देते हैं। फंडामेंटल रूल 25 जो है डिलीट हो चुका है। फंडामेंटल रूल 27 है सैंक्शन ऑफ प्री मेच्योर इंक्रीमेंट। एन अथॉरिटी में ग्रांट ए प्री मेच्योर इंक्रीमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे इफ दैट अथॉरिटी हैज़ पावर टू क्रिएट ए पोस्ट इन द। कहने का मतलब कि प्री मेच्योर इंक्रीमेंट का भी प्रोविज़न है, लेकिन प्री मेच्योर इंक्रीमेंट वही पास कर सकते हैं जिनके पास उस पोस्ट को क्रिएट करने का पावर हो, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू क्रिएट और एबोलिश ए पोस्ट और ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे। सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, एचओडी भी हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। The administrative departments of the secretariat have to obtain the prior approval of finance department to grant advance premature। so मिनिस्ट्री में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। जितनी हमने बातें बताई ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमने फंडामेंटल रूल्स को निकाल करके उसके एक्सटेट यहाँ पर हम डालते गए हैं। ये सब रिपीटिशन है, आपको उधर वाला समझ में आता है उधर वाला समझिए, और कंट्राडिक्टरी अगर होता है तो ये जो टाइप्ड वर्जन है यही दैट विल प्रिवेल इन केस ऑफ एनी कंट्राडिक्शन। अब क्या है, अब एक आपको नया पॉइंट आया। नया पॉइंट ये आया कि जो इंक्रीमेंट अभी मिल रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि अंडर द CCS रिवाइज्ड पे रूल्स 2008 एज पर रूल 10 एन इंक्रीमेंट इज ग्रांटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इन दैट स्केल एज ऑन 1 जुलाई ऑफ दैट ईयर। An employee joining a post after 1st January will get increment in that pay scale on 1st July of the next year as he has not completed 6 months। ये जो है 2008 के अनुसार है। 2008 के अनुसार पहले सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट फिक्स किया गया था। इसमें चेंजेज हुए हैं। अभी हम ये जानते हैं कि डेट ऑफ इंक्रीमेंट में कब कब चेंजेज हुए हैं। क्या ये 1 जुलाई जो है, अभी तो 1 जुलाई और 1 जनवरी 2 हो गया है, तो ये जो 1 जुलाई और 1 जनवरी ये शुरू से ही है या बीच में चेंज हुए हैं? और अगर बीच में चेंज हुए हैं तो पहले क्या थे, इसके लिए ये समझते हैं साहब। पोस्ट 2008 हम यहाँ से शुरू करते हैं। पोस्ट 2008 में क्या हो गया है, 1 जुलाई और 1 जनवरी डेट ऑफ इंक्रीमेंट हो गया है। इससे पहले से लेकर के और पोस्ट 1973 तक, 93 से लेकर के और 2007 दिसंबर तक कह लीजिए, 93 से लेकर के और प्री 2008 इस पीरियड में डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो होता था 1st डे ऑफ एवरी मंथ फॉर एवरी एम्प्लॉय। मतलब हर एम्प्लॉय का अलग अलग डेट ऑफ इंक्रीमेंट था। किसी को जनवरी में मिल रहा है, किसी को फरवरी में के साल में पूरा हो रहा है तो फरवरी में मिल रहा है, किसी को मार्च में 1 ईयर पूरा हो रहा है तो मार्च में मिल रहा है, किसी को अप्रैल में 1 ईयर पूरा हो रहा है तो अप्रैल में मिल रहा है, किसी को मई में 1 ईयर पूरा हो रहा है तो मई में 1 मिल रहा है। इंडिविजुअली जिसने जब ज्वाइन किया, जिसका जब 1 ईयर पूरा हो रहा है, उसी मंथ में उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलता था। प्री 2008, पोस्ट 73 टू प्री 2008 एवरी मंथ के 1st डेट को कंसर्न्ड एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट दिया जाता था। ऐसे जो आज के डेट में ग्रुप इंक्रीमेंट हो रहा है 1 जुलाई को चाहे 1 जनवरी को, ऐसा नहीं होता था। तो एवरी मंथ में इंक्रीमेंट होता था। एवरी मंथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चेक करना है कि किसका इंक्रीमेंट ड्यू है, किसका इंक्रीमेंट ड्यू नहीं है, ठीक है। उससे पहले
1973 के पहले मतलब प्री 1973 का रूल ये था कि जिस डेट में जिसका पहले पोस्ट प्रमोशन हुआ है चाहे अपॉइंटमेंट हुआ है उस डेट में उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। किसी का अपॉइंटमेंट डेट 10 अगस्त है तो उसको अगले साल 10 अगस्त को के डेट में ही इंक्रीमेंट मिलेगा। किसी का प्रमोशन 20 जुलाई है तो उनको अगला इंक्रीमेंट 20 जुलाई के डेट में मिलेगा, 1 जुलाई के डेट में नहीं मिलेगा। तो ये जो इंक्रीमेंट की कहानी है, इंक्रीमेंट की जो हिस्ट्री है बदलती रही है। पहले प्री 1973 क्या होता था, जिस डेट पे अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस डेट पे प्रमोशन हुआ है उसमें 1 ईयर जोड़ दीजिए और उसी डेट में आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा। अगर 10 जनवरी को आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका 10 जनवरी को ही होगा। 73 में रूल चेंज हुआ और 73 में रूल चेंज करके ये हुआ कि आपका अगर 10 जनवरी को हुआ है तो उसी जनवरी में अगले साल होगा, लेकिन 10 को नहीं होगा, फर्स्ट डेट से होगा, 1 जुलाई से होगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होते थे तो गवर्नमेंट जो है अपनी सुविधा के लिए डेट को चेंज किया। तो 73 में क्या हुआ, मंथ तो सेम रहेगा, इंक्रीमेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉय के मंथ ऑफ ज्वाइनिंग और मंथ ऑफ प्रमोशन से ही होगा, बस डेट नहीं होगा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा। तो भले वो 20 जुलाई हो, भले वो 25 जुलाई हो, प्रमोशन जो होगा वो 25 से ना हो करके उसी महीने के 1 जुलाई से होगा। सो 25 डेज का आपको फ़ायदा मिल गया। पोस्ट 2008 में क्या हो गया, चाहे आपका जून में हुआ हो, जुलाई में हुआ हो, अगस्त में हुआ हो, सितंबर में, नवंबर में हुआ हो, दिसंबर में हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ग्रुप इंक्रीमेंट होगा। ग्रुप इंक्रीमेंट में डिफ़ॉल्ट डेट जो था वो 1 जुलाई था। डिफ़ॉल्ट डेट जो था इंक्रीमेंट का वो 1 जुलाई था। बाद में डीओपीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि 6 मंथ के बाद भी जिनका इफ़ेक्टिव हो रहा है, जिनका प्रमोशन हो रहा है, जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप चाहें तो 1 जनवरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी के आसपास में प्रमोशन हो रहा है तो 1 जनवरी के आसपास आपका चला जाएगा और उसमें ये मेंशन किया गया कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ की सर्विस ज़रूरी है। तो वो 6 मंथ करेंगे तो इसका मतलब कि 1 जुलाई से क्या हो गया, 1 जनवरी तक चला गया। तो आज के डेट में जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई है और 1 जनवरी है सबके लिए। ये ग्रुप है, कुछ लोगों के लिए 1 जुलाई हो गया और कुछ लोगों के लिए 1 जनवरी हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में किसी का इंक्रीमेंट नहीं होता एज ऑन डेट। उससे पहले 2008 से पहले हर महीने के 1 डेट को किसी न किसी का इंक्रीमेंट था। उससे पहले क्या था, हर महीने के हर डेट में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका प्रमोशन हुआ है, उसका इंक्रीमेंट होता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, कैसे मिलता है, उसको विदहेल्ड कौन कर सकता है, विदहेल्ड जो करते हैं उसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट किससे करेंगे कि नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से करेंगे। उसके बाद से नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है, और नोशनल इंक्रीमेंट के बाद से हमने देखा ड्रावल ऑफ इंक्रीमेंट एंड संक्शन ऑफ इंक्रीमेंट भी हमने था। स्टेग्नेशन ऑफ इंक्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि इतने में बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको। ये जो हिस्ट्री है इसको ध्यान में रखना है आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए। आज का नीति श्लोक, आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद नरपि नात्मनम सततम रक्षेदारपि धनैरपि। चाणक्य नीति के अनुसार ये वे चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये वो चाणक्य हैं जिनको घनानंद ने भरी सभा में धुतकार करके निकाल दिया था। ये वो चाणक्य हैं
जिन्होंने अपनी बाल की कुछ चिरकी इकट्ठा करके बांध लिया और बोले ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक घनानंद का सर्वनाश न हो जाए। घनानंद उस समय का बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। ये वो चाणक्य हैं जो एक खेलते हुए बच्चे को इस देश का सबसे बड़ा राजा चंद्रगुप्त राजा मौर्य बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिए। तो इस तरीके से चाणक्य की जो नीतियां हैं इस देश में बड़ी अच्छी तरीके से प्रचलित है। अगर इसको फॉलो किया जाए तो राजत्व के गुण आने ही लगते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। सो धन की बचत किस लिए करनी है? आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए। कोई मुसीबत आ सकती है, पता है क्या? नहीं पता। नहीं आएगी ये पता है क्या? नहीं पता। तो इसीलिए वी हैव टू सेव सम अमाउंट फॉर द रेनी डेज, फॉर द डिफिकल्ट डेज। कुछ धन, ऐसा नहीं कि जितना हम कमाए उतना उड़ाते चलें। तो जिस समय ज़रूरत पड़ेगी उस समय, जिस समय मुसीबत आएगी उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं, समय बदलता रहता है। और कभी कभी लाखों के भी कुछ वैल्यू नहीं होते, और कभी कभी 1 रुपये के लिए भी लोगों को तरसते हुए देखा गया है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबत से बचने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। और अगर उससे भी बड़ी मुसीबत आती है, पत्नी पे मुसीबत आती है, तो पत्नी की सुरक्षा के लिए धन संपदा त्याग करके पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। पहले उन्होंने धन का इंपॉर्टेंस बताया, मुसीबत में काम आता है धन, इसलिए धन की थोड़ी बहुत बचत करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? लेकिन बात यदि आत्म की सुरक्षा किया जाए, अपने सुरक्षा किया जाए, आत्मा की सुरक्षा किया जाए, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर कंसेंस। हम अपनी आत्मा का सुनते हैं और हम अपनी आत्मा के प्रति जिम्मेदार हैं। तो जब आत्मा की सुरक्षा की बात आ जाए तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब सच से सामना होगा तो सिर्फ हम होंगे और सच होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो जब सच की बात आए तो सब कुछ भूल जाइए। मुसीबत की चिंता करते हैं तो कुछ धन संपत्ति इकट्ठा करके रखिए। अगर पत्नी संकट में आ जाए तो सारा धन संपत्ति लुटा दीजिए और अपनी पत्नी की रक्षा कीजिए। लेकिन अगर आत्मा की बात आ जाए, अपने की बात आ जाए, अपने से आंसर करने की बात आ जाए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पे सही हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या, ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ क्या, उस समय इंडिविजुअल आत्मा हो जाती है, इंडिविजुअल सोल हो जाता है। और जब इंडिविजुअल सोल की बात आ जाती है तो आपके दुष्कर्म में मैं सहभागी क्यों बनूं? मैं अपना सत्कर्म लेकर के चलूंगा। और इसलिए जब अपने सत्कर्म की बात आए तो पत्नी और धन दोनों को भी तुच्छ समझना चाहिए, ऐसा आदरणीय चाणक्य जी का कहना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। और इतना देर तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक तो बनता है साहब। लाइक में कंजूसी ना किया कीजिए। सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है तो लाइक में कंजूसी ना कीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। वरना अगर अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक कीजिए। इसके बाद वाला ये जो है ये लाइक का है, इसको टच करेंगे तो लाइक होगा। और अगर क्लासेज अच्छे नहीं लगते हैं इसको टच कीजिए, डिसलाइक हो जाएगा। हमें पता तो चले कि कोई डिसलाइक कर रहा है तो हमें अपने क्लासेस को और भी मॉडिफाई करने में, इसको और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, आपसे मदद मिलेगी। जैसा फीडबैक मिलेगा, हमारा क्लास कोई फेस टू फेस नहीं हो रहा है, तो जैसा फीडबैक मिलेगा फीडबैक के अनुसार हम क्लासेस में मॉडिफिकेशन करते हैं। एक हमारे बड़े ही जिज्ञासु व्यूअर हैं, सतपाल जी यादव जी हैं। और सतपाल यादव जी लगभग सारे वीडियो में अगर किसी में ऑडियो का प्रॉब्लम है वो तुरंत मुझे बताते हैं। अगर कहीं पे वीडियो ठीक नहीं आ रहा है वो तुरंत मुझे बताते हैं। अगर किसी कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है वो तुरंत हमें बताते हैं, कमेंट करते हैं वो। आप उनका कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा। और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो कमेंट में वो प्रशंसा करने से भी चूकते नहीं हैं। यही मनुष्य का गुण है। अगर कम है, खराबी है तो संकोच कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्रशंसा करने के मौके बार बार नहीं आते हैं।
अगर मौका है तो प्रशंसा कर ही डालिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ये डिस्क्लेमर आप देख लेंगे एक बार। ये दिस ट्रेनिंग मटेरियल इज फॉर यूज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिशियल, इट शुड नॉट बी रेफर्ड एज गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल, द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉज शैल प्रीवेल। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।